हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी सेल्टर। दोस्तों 69 बीपीएससी प्री का एग्ज़ाम जो है वो आपका कंप्लीट हो गया। अब जो 69 बीपीएससी मेंस के बारे में भी आयोग के द्वारा बोल दिया गया कि दिसंबर जनवरी में जो है आपका ये ले लिया जाएगा। जो पहले का आपका कैलेंडर जारी किया गया था उसके अकॉर्डिंग भी दिसंबर में ये प्लान था। तो ऐसे में आपको जो अब मेंस की तैयारी में जुट जाना चाहिए। आप जो है पिछले 2 दिन से इसी के ऊपर चर्चा हो रहा होगा कि कट ऑफ कितना गया जाएगा नहीं जाएगा। तो आप इससे जो थोड़ा आप बाहर निकलिए और आप मेंस पे फोकस कीजिए। अगर आप कट ऑफ को क्वालिफाई कर रहे हैं तो आप और भी जो है आपके लिए ज़रूरी हो जाता है कि आप मेंस की तैयारी में जुट जाएं। और अगर आप कट ऑफ नहीं भी क्वालिफाई कर रहे फिर भी आपको मेंस की तैयारी से जुड़ जाना चाहिए, क्योंकि बोला जाता है कि यूपीएससी हो या फिर स्टेट पीएससी कोई भी हो, आपको जो है सबसे पहले इंटरव्यू के अकॉर्डिंग अपने आप को तैयार करना चाहिए। उसके बाद फिर मेंस की तैयारी करनी चाहिए और प्री का तैयारी करना चाहिए। मतलब एक जो सही अप्रोच माना जाता है वो ये माना जाता है, ठीक है, कि अगर आप अपने व्यक्तित्व को इस के इंटरव्यू के अकॉर्डिंग अपने आप को अगर ढालना शुरू कर देते हैं तो फिर आप जो है उसी टाइप से टाइम मैनेजमेंट वगैरह करना स्टार्ट कर दीजिएगा। उसके बाद फिर क्या है कि अगर आप मेंस की तैयारी करना स्टार्ट करते हैं तो आपको डीपली नॉलेज होते जाता है और फिर प्री का जो है एग्जाम आप इजी वे में क्रैक कर लेते हैं, ठीक है। तो ये एक सही अप्रोच माना जाता है। तो ऐसे में अगर आपका कट ऑफ कम भी जा रहा है फिर भी आपको जो है वो मेंस की तैयारी करनी चाहिए। आप ये मत सोचिए कि हाँ वो मेरा मार्क्स इतना आ रहा है या फिर कट ऑफ क्वालिफाई कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं तो आपको करनी चाहिए या नहीं। आप इस पे समय मत बर्बाद कीजिए, आप मेंस की तैयारी में जुट जाइए। खैर हम लोग आज के जो मेन टॉपिक है उसके ऊपर अब बात करते हैं। देखिए आज जो हम लोग बात करने वाले हैं वो बात करने वाले हैं डेली न्यूज़पेपर के बारे में, कि जो डेली का न्यूज़पेपर है वो आपके जो बीपीएससी मेंस का आंसर राइटिंग है उसमें आपको किस तरीके से वो हेल्पफुल होता है, ठीक है। कैसे जो आप करंट अफेयर्स की किसी भी टॉपिक को, कोई एक छोटा सा टॉपिक को भी है, आप किस तरीके से जो है मेंस आंसर राइटिंग में आप इंक्लूड कर सकते हैं, उसको इंटरलिंक कर सकते हैं। तो उसी इंटरलिंकिंग के ऊपर जो है हम लोग आज बात करने वाले हैं, ठीक है, कि कैसे आप कोई भी छोटा सा टॉपिक, छोटा सा 1-2 लाइन को भी जो है आप कैसे जो है आप अपने मेंस आंसर राइटिंग में उसे यूज करें और अपनी मेंस आंसर राइटिंग को आप इम्प्रूव कर सकते हैं, जिससे कि आपका जो मेंस का में मार्क्स मिलेगा, आंसर राइटिंग में जो मार्क्स मिलेगा वो बाकी के कंपेरिजन में आपको अच्छा मिलेगा। तो उसके ऊपर आज हम लोग जो है वो देखेंगे। और जो न्यूज़पेपर है 1 अक्टूबर का, ये कल का जो न्यूज़पेपर है उसके ऊपर आज हम लोग देखने वाले हैं। कुछ जो क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, वो भी हम लोग यहाँ पे देखेंगे और उसको इंटरलिंक करने का प्रयास करेंगे कि किस तरीके से जो है वो इंटरलिंक हो रहा है न्यूज़पेपर के साथ। तो ये सेशन में जो है आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा और ये आपका कंटिन्यू रहेगा जब तक आपका मेंस का एग्जाम नहीं हो जाता। ये आपका जो है वो कंटिन्यू रहेगा और ये आपको काफ़ी फ़ायदा पहुंचाने वाला है। आप सोच नहीं सकते कि आपको ये कितना मतलब हेल्पफुल होगा आपके लिए, ठीक है। तो आइए बिना समय गवाए हुए जो है इसे शुरुआत करते हैं। ये आपको कल का एक आर्टिकल है जिसमें बताया जा रहा है कि 6 माह बीतने पर भी आधी से भी कम मिली है केंद्र से राशि, ठीक है। ये जो आपके वित्त मंत्री हैं विजय कुमार चौधरी, उनके द्वारा ये बोला गया है। तो ऐसे अगर आप न्यूज़ को अगर पढ़ोगे तो हो सकता है आप चीज़ों को इंटरलिंक नहीं कर पाओगे, लेकिन जब आप जो है मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से उस नज़रिए से देखने का प्रयास करोगे तो आपको जब काफ़ी सारी चीज़ें जो इसमें देखने को मिलेगा। जैसे आप एक प्रश्न ये देखो, ये आपका जो है 67 में आया हुआ प्रश्न है, 2022-23 में ये पूछा गया था। आप इस प्रश्न को पढ़िए, उसके बाद हम लोग आर्टिकल को देखेंगे। बोला ये जा रहा है कि बिहार के विशेष संदर्भ में भारत में केंद्र राज्य संबंधों की समस्या और भविष्य में इसकी संभावनाओं की चर्चा कीजिए। जांच कीजिए कि सहकारी संघवाद के अनुरूप समस्या को रचनात्मक रूप से कैसे संभाला जा सकता है। देखो यहाँ पे हम लोग जो बात करने वाले इसके सोल्यूशन के बारे में बात नहीं कर रहे हैं, हम लोग ये यहाँ पे देखेंगे कि कैसे जो है इस चीज़ को हम लोग इंटरलिंक कर सकते हैं। जो पहले वाला आर्टिकल है उससे यहाँ पे पूछा जा रहा है केंद्र राज्य संबंधों की समस्याओं के बारे में। तो कई तरीके की समस्याएं होती है, जैसे राजनीतिक समस्याएं हो गया, आर्थिक समस्याएं हो गया, ठीक है। फिर जो
संगठन है, जो केंद्रीय संगठन और राज्य के संगठन है, उनके बीच भी जो है वो कई तरीके की समस्याएं देखने को मिलती है। तो उन्हीं समस्याओं में से जो है आपको फोकस करना है बिहार के संदर्भ में, ठीक है, बिहार के विशेष संदर्भ में आपको बात करना है। तो आप जो बेसिक चीज़ें हैं वो तो आपको मालूम होना ही चाहिए, जो भी आर्टिकल जो है रिलेटेड है केंद्र राज्य संबंध से वो आपको मालूम होना ही चाहिए। लेकिन आप अगर बिहार से रिलेटेड न्यूज को यहाँ पे आर्टिकल के साथ एग्जाम्पल के तौर पे अगर उसे अटैच करते हो, जो भी आपका न्यूज आ रहा है उससे अगर आप यहाँ पे इंक्लूड करते हो बिहार राज्य केंद्र राज्य संबंधों के बारे में, तब आपका जो आंसर काफ़ी इंप्रूव हो जाएगा और वहाँ पे आपको जो नंबर मिलने के चांसेस होंगे वो काफ़ी ज़्यादा मिलेंगे। जैसे अगर 38 नंबर का है तो आपको आराम से जो है 28 से 30 तक नंबर दे दिए जाएंगे अगर आप आर्टिकल वगैरह सारा कुछ इंक्लूड करते हैं तो, ठीक है। तो आप इस प्रश्न को समझ गए होंगे कि यहाँ पे केंद्र राज्य संबंधों की समस्याओं की बात की जा रही है और बिहार के विशेष संदर्भ के बारे में पूछा जा रहा है। अब आप इस आर्टिकल को देखिए, यहाँ पे पहले ही लाइन में बोला जा रहा है कि 6 माह बीत गए हैं लेकिन आधी से भी कम मिली है केंद्र से राशि। मतलब यहाँ पे सीधी तौर पे जो है केंद्र को ब्लेम किया जा रहा है किस मुद्दे पे, तो आर्थिक जो मुद्दा है, आर्थिक मुद्दे पे यहाँ पे जो है केंद्र और जो बिहार सरकार है उन दोनों के बीच यहाँ पे समस्या देखी जा सकती है। जो बिहार के वित्त मंत्री हैं उनके द्वारा बोला जा रहा है कि 2023-24 में बिहार सरकार के लिए जो मतलब घोषित किया गया था, देखो वित्त आयोग के द्वारा मालूम होगा कि राज्यों के लिए जो है एक सर्टेन परसेंटेज घोषित कर दिया जाता है कि केंद्र राज्यों की इतना पैसा देगा। तो उसी के बारे में बोला जा रहा है कि वित्त आयोग के द्वारा जो निर्धारित मापदंड के आधार पे बिहार को 2023-24 के लिए जो मिलने वाली राशि थी 1,02,000 करोड़ रुपया मिलने वाला है, लेकिन 6 महीने बीतने के बावजूद अभी तक मात्र जो है 42,000 करोड़ रुपया मिला है। मतलब आधे से भी कम जो है राशि बिहार सरकार को मिली है। तो उसके ऊपर जो है एक कटाक्ष यहाँ पे किया जा रहा है, ठीक है। और फिर तो देखो आपको करना क्या है कि आप इतना सारा फैक्ट जो है याद नहीं रख सकते हैं। हो सकता है आप अगर लिख देते हैं कि हाँ इतना राशि मिलना है लेकिन समय पे ये राशि जो है नहीं मिला, ठीक है, नहीं मिलता है, तो इसके कारण जो है केंद्र राज्य संबंध जो केंद्र और बिहार सरकार है उसके बीच जो है वो समस्याएं देखने को मिलती है। एक पॉइंट तो आप यहाँ से बना सकते हैं सिर्फ इतना लिख के कि जो वित्त आयोग के द्वारा 2023-24 में जो भी राशि जो है निर्धारित की गई थी वो समय के अनुरूप जो है समय पर जो है उस राशि का आवंटन बिहार सरकार को नहीं किया जा रहा है, जिसके कारण जो है बिहार सरकार और जो केंद्र सरकार है उसके बीच समस्याएं देखने को मिलती है। अगर आपको वो पूरा फैक्ट याद नहीं रहता है फिर भी आप जो है आप अपने आंसर को इम्प्रूव कर सकते हैं ये एक लाइन लिख के। अगर आप ये फैक्ट लिखते हैं कि हाँ इतना जो है मिलना चाहिए था लेकिन जो है ये नहीं मिला इतने महीने पे भी, तो आपका आंसर और इम्प्रूव होता है। लेकिन कम से कम आप इतना भी अगर लिख रहे हैं, छोटा सा एक लाइन भी से के कॉन्टेक्स्ट में लिख रहे हैं तो भी आपका आंसर इम्प्रूव होगा। दूसरा चीज़ अगर आप यहाँ पे देखोगे तो बिहार सरकार के द्वारा ये भी बोला जा रहा है कि जो वित्त आयोग के द्वारा जो बंटवारा किया गया, आपको मालूम होगा 15वीं वित्त आयोग के द्वारा जो है वो बताया गया कि बिहार सरकार को कितनी राशि मिलेगी, उसका आवंटन किया गया। तो उसके ऊपर भी बिहार सरकार को इतराज है कि ये जो वित्त आयोग के द्वारा मापदंड का निर्धारण है वो ही सही ढंग से नहीं किया गया है। तो इन दो चीज़ों के ऊपर जो है यहाँ पे 2 पॉइंट आपको निकल के सामने आ रहा है। तो इन 2 पॉइंट को अगर आप यहाँ पे आर्टिकल के साथ इंक्लूड करके लिखते हो तब तो आपका आंसर जो है इम्प्रूव होगा। तो इसी तरीके से क्या है कि आपको जो भी न्यूज़पेपर में कटिंग मिल रही है या जो भी न्यूज जो भी करेंट अफेयर्स आपको मिल रहा है तो आपको उस करेंट अफेयर्स को जो है अपने अकॉर्डिंग उसको ढालना है, अपने क्वेश्चन के अकॉर्डिंग उसको ढालना है कि कैसे जो है हम अपने क्वेश्चन में उसको यूज कर सकते हैं, कैसे इंटरलिंक कर सकते हैं। ये चीज़ आपको जो है वो सीखना होगा। फिर देखते हैं अगले आर्टिकल को। यहाँ पे बोला जा रहा है कि कोसी नदी की विभीषिका का 244 साल पहले हुआ था नेपाल में सर्वे। आप यहाँ पे अगर हेडिंग को देखोगे, सब हेडिंग जो है उसमें बोला जा रहा है भारी तबाही से बचाने को तटबंध बनाने का लिया गया निर्णय उत्तर बिहार को बाढ़ से बचाने के लिए बेहद अहम है। कोसी हाई डैम, ठीक है, यहाँ पे कोसी हाई डैम के निर्माण के बारे में बोला जा रहा है कि उसको अगर बनाया जाता है तो जो उत्तरी बिहार में आपका बाढ़ आता है उससे जो निजात पाने में आसानी होगा। तो यहाँ पे इस टाइप का अगर कोई प्रश्न होगा जिसमें कि आपको पूछा जाए कि उत्तरी बिहार में आने वाली जो बाढ़ की विभीषिका है
उसको रोकने के लिए सरकार के द्वारा किए गए प्रयासों का आप आलोचनात्मक मूल्यांकन करें, तो वहाँ पे आप इसको इंक्लूड कर सकते हैं। या फिर बिहार में जो निरंतर बाढ़ आते रहता है उसको रोकने के लिए क्या आप सुझाव दे सकते हैं या फिर क्या करना चाहिए, उसमें भी आप इस पॉइंट को लिख सकते हैं। तो उसी सारी चीज़ को यहाँ पे हम लोग देखने वाले हैं। देखो, सबसे पहले अगर आप पेपर पढ़ते हो तो आपका जो है सिर्फ पॉइंट ही नहीं मिलता है, बल्कि आपको जो है वो जो लिखने की शैली है वो भी आपका डेवलप होता है। यहाँ पे आप देखोगे तो ये पूरा जो स्टार्टिंग का पोर्शन है, ये आप अगर आप पढ़ते हैं पेपर तो ये क्या होता है कि आपका जो इंट्रोडक्शन पार्ट है उसको जो है इम्प्रूव करता है। कैसे आपको किसी टॉपिक का इंट्रोडक्शन लिखना है उसमें ये हेल्पफुल होगा। यहाँ बोला ये जा रहा है कि बिहार की शोक कही जाने वाली कोसी नदी की तरफ भी सैकड़ों वर्षों से बिहार के लोग जो है झेल रहे हैं। यह हमेशा से ही नेपाल और बिहार में तबाही मचाती रहती है। ठीक है, हजारों लोग मरते हैं और कई लोग बेघर हो जाते हैं। इसके अलावा हर साल करोड़ों की संपत्ति का भी नुकसान होता है। लेकिन कोसी की विविधता को रोकने के लिए, उत्तरी बिहार को इससे बचाने के लिए जितने भी प्रयास किए गए वो सही ढंग से कार्यरत नहीं हो पाए हैं। तो ये आपका जो है एक तरीके का इंट्रोडक्शन का पार्ट हो जाएगा। फिर यहाँ पे बताया जा रहा है कि आखिर क्या क्या प्रयास अभी तक किया जा चुका है। फिर आगे इस आर्टिकल में बताया जा रहा है कि 1869 और 70 में जो है कोसी में भीषण बाढ़ यहाँ पे आया था। ठीक है, इसके बाद क्या है, देखो, और यहाँ पे प्रश्न में आपको बोला जा रहा है कि उत्तरी बिहार में आने वाली बाढ़ की विभीषिका। तो पहले तो आपको ये प्रूफ करना होगा कि उत्तरी बिहार में जो बाढ़ आती रहता है और भयानक बाढ़ आता है। तो आप इस फैक्ट को यूज कर सकते हो कि 1869 और 70 में जो है वो कोसी में भीषण बाढ़ आया था। उसके बाद अगर आप देखोगे तो यहाँ पे बताया हुआ है कि 1891 में भी जो है वो भीषण बाढ़ आया था। तो ये तो आपका आज़ादी के पहले का ये दोनों डेटा हो गया। लेकिन उसके बाद अगर आप देखो तो 2008 में जो है वो कोसी में जो काफ़ी बड़े लेवल का बाढ़ आपका आया था। जो कोसा त्राफडी बोला जाता है वो भी आपका जो है वो काफ़ी बड़े लेवल का था। यहाँ पे जो बांध है उसमें जो है दरार आ गई थी। और तो इस तरीके से जो है वो बाढ़ के बारे में आप बता सकते हो कि हाँ, कोसी जो है उसमें निरंतर बाढ़ आती रहता है। लेकिन इस बाढ़ को जो है मतलब इसको रोकथाम के लिए एक हाई डैम या फिर उच्च लेवल का जो मतलब उच्च तकनीक का जो आपका डैम होना चाहिए उसका जो अभाव है, उसके कारण ये जो बाढ़ है वो और भी आपका भीषणकारी हो जाता है। जैसे बोला जा रहा है कि जो 2008 में आपका बाढ़ आया था उसमें क्या हुआ था कि कोसी नदी ने जो अपना धारा बदल लिया था, जिसके कारण नदी का तटबंध टूट गया था। उसके कारण भारी तबाही मची थी। और जो भी आपका बांध बना हुआ है वो 42 साल पुराना हो चुका है। कोसी बराज जो है उसका हाल जो है खस्ता हाल है। तो ये आपका एक हो गया कि हाँ, बाढ़ का विभीषिका जो है क्या है बिहार में वो। फिर बोला जा रहा है सरकार के द्वारा किए गए प्रयास। तो पहले तो आपको ये बताना है कि प्रयास क्या किया गया, उसके बाद आप आलोचनात्मक मूल्यांकन कर सकते हैं। तो प्रयास का भी आपको यहाँ पे मिल जाएगा कि आज़ादी के पूर्व भी इसके ऊपर प्रयास किया गया। मतलब अब दो रूपों में यहाँ पे लिख सकते हो कि हाँ, आज़ादी के पहले भी जो है इस के रोकथाम के लिए प्रयास किया गया है। और उसमें आपको दो फैक्ट मिल जाएगा, एक तो 1779 का मिल जाएगा, 1897 में जो दो सर्वे हुआ था और जो बांध बनाने का प्रयास हुआ था वो आपको दो फैक्ट यहाँ पे मिल जाएगा। ठीक है, बराह क्षेत्र में जो डैम बनाने का प्रयास यहाँ पे 1897 में भी हुआ था। तो ये आपका एक फैक्ट हो गया, यहाँ पे मिल जा रहा है ये सारे फैक्ट जो है आपका कि आज़ादी के पहले का है। फिर है कि आज़ादी के बाद, ठीक है, आज़ादी के पहले भी एक और आपको है कि 1946 में जो है जनवरी 1946 में कोसी को लेकर एक समिति बनी थी, खोसला कमीशन। ठीक है, खोसला कमीशन ये रिकमेंडेशन दिया था कि बराह क्षेत्र के जो है 1.6 किलोमीटर के अपस्ट्रीम में डैम बनाने का इसने अनुशंसा किया था। ठीक, तो ये तो आपका आज़ादी के पहले का हो गया। लेकिन आज़ादी के बाद क्या है कि प्रधानमंत्री नेहरू के द्वारा जो है वो एक इंजीनियर एसपी प्रसाद के द्वारा एक नया कमीशन बैठाया गया और फिर जो है 25.91 हाई का जो हाई डैम है उसकी बनाने की अनुशंसा की गई थी। और उसी के बाद जो है आपका 1954 का जो कोसी समझौता हुआ, उसके बाद फिर 1958 में आपका कोसी बैराज का निर्माण किया जाता है। ठीक है, 24 अप्रैल 1965 को जो है आपका कोसी बैराज का निर्माण किया गया था। ये आपका यहाँ पे फैक्ट दिया हुआ है। तो आपको यहाँ पे न्यूज़पेपर से मिल क्या रहा है, पहला तो आपका ये हो गया कि एक इंट्रोडक्शन यहाँ पे आपको मिल जा रहा है। ठीक है, उसके बाद फिर जो बाढ़ की विभीषिका है उसका डेटा मिल जा रहा है कि कब कब जो है आपका कोसी नदी में बाढ़ आया है।
और बड़े लेवल का आया है। तो आपको यहाँ पे 3 फैक्ट मिल गया बाढ़ की विवस्ता का। फिर सरकार के द्वारा किए गए प्रयास, तो सरकार के प्रयास में जो है आप आज़ादी के पूर्व का अगर आप देना चाहते हो तो ज़्यादा बड़ा नहीं, बस एक लाइन में आप बोल के निकल सकते हो कि आज़ादी के पूर्व भी जो है वो प्रयास किया गया था ब्रिटिश के द्वारा, लेकिन आज़ादी ब्रिटिश के द्वारा और उसके बाद कमीशन वगैरह की भी स्थापना की गई थी, खोसला कमीशन का स्थापना किया गया था। और आज़ादी के बाद जो है नेहरू के द्वारा ये प्रयास किया गया और उन्हीं के प्रयासों के बाद जो है 1958 में आपका कोसी बैराज का निर्माण होता है। और ये भी आप दे सकते हैं कि इस डेट को होता है। तो इस तरीके से अगर आप फैक्ट को यहाँ पे इंक्लूड करते हो तो आपका आंसर जो है वो इम्प्रूव होगा। अब बात आ रहा है कि बोला जा रहा है कि देखो इतने सब के बावजूद बोला जा रहा है कि जो सप्तकोशी है, सप्तकोशी पे के ऊपर भी जो है हाई डैम बनाने की आवश्यकता अभी भी महसूस की जा रही है। और इस चीज़ के बारे में बोला कौन था, तो इसके बाद जो है गंगा बाढ़ नियंत्रण परिषद जो बोर्ड है उसके द्वारा भी 1986 में बोला गया कि बराह क्षेत्र में डैम बनाने की अनुशंसा की गई थी। तो आप इस चीज़ को इंक्लूड कर सकते हो कि 1986 में भी जो है वो डैम बनाने की अनुशंसा किया गया है गंगा बाढ़ नियंत्रण परिषद के द्वारा। ठीक है, तो ये भी आपका एक अच्छा फैक्ट यहाँ पे निकल के आ रहा है। उसके बाद बोला जा रहा है कि 1991 में जो है भारत नेपाल के बीच प्रधानमंत्री स्तर का भी बैठक हुआ है, लेकिन इसका जो मतलब एक रिजल्ट होना चाहिए वो आपका दिख नहीं रहा है। तो इस तरीके से सरकार का प्रयास में जो थोड़ा शिथिलता हो सकती है, या फिर जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे हमको जो नेपाल से कम्युनिकेशन करना चाहिए इसके ऊपर वो सही ढंग से नहीं हो रहा है। तो इस तरीके से इन सारे बिंदुओं के ऊपर जो है आप यहाँ पे सरकार के प्रयास की आलोचना कर सकते हैं। दूसरा ये है कि चूंकि तटबंध यहाँ पे टूटा था, तो आप बोल सकते हैं कि तटबंध का जो है सही ढंग से मैनेजमेंट नहीं होने के कारण और जो धारा चेंज हो रहा है, ठीक है, तो उसका जो है सही पूर्वानुमान नहीं हो पाने के कारण जो है ये सारी चीज़ें हो रही है। तो इन सारी पॉइंट को आप यहाँ से निकाल सकते हो। देखो यहाँ पे मेनली आपको बताने का ये प्रयास किया जा रहा है कि आपका जो डेली का पेपर है वो कितना ज़्यादा जो है आपका इम्पॉर्टेंट होता है। ठीक है, ये यहाँ पे बताया जाने का प्रयास किया जा रहा है। और सिर्फ इस एक आर्टिकल में जितना चीज़ दिया हुआ है, ठीक है, जितने भी आपको पॉइंट दिए हुए हैं, अगर आप उस पॉइंट को लिख देते हो तो आपका जो है काफ़ी अच्छा मार्क्स यहाँ पे मिल सकता है। ये आपके लिए ये प्रश्न बनाया गया था, तो आप चाहे तो इस प्रश्न का जो है आप आंसर लिख सकते हैं। और जो हमारा टेलीग्राम चैनल है स्टडी शेल्टर, आप वहाँ पे जो है आप इसे पोस्ट कर सकते हैं, आपको इसके ऊपर रिव्यू भी दिया जाएगा। ठीक है, देखते हैं अब अगले आर्टिकल को। देखो हमारा प्रयास ये है कि आपका जो मेंस में मेंस का मतलब फाइनल सिलेक्शन हो, और उसमें जो भी हो सकता है उसमें आपको हेल्प किया जाएगा। अभी तो सिर्फ आपको जो है न्यूज़पेपर करवाया जा रहा है, फिर आपको जो है जो प्रीवियस ईयर पेपर है वो भी आपको यहाँ पे करवाया जाएगा। इसके अलावा क्या है कि जो है डेली जो है आपको आंसर राइटिंग प्रैक्टिस भी करवाया जाएगा। तो वो सारी चीज़ें जो है धीरे धीरे आपका आएगा। तो अगर आप अभी तक चैनल से जुड़े हुए नहीं हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर ले और चैनल से जुड़ जाए। साथ ही जो टेलीग्राम चैनल है वो उससे भी आप जुड़ जाए, उसका लिंक जो है आपको कमेंट में भी मिल जाएगा और डिस्क्रिप्शन में भी दे दिया जाएगा। तो आप जो है चैनल से जुड़े हुए रहिए, आपको काफ़ी हेल्पफुल होने वाला है। देखते हैं अगले आर्टिकल को। अगला आर्टिकल ये बोला जा रहा है कि मार्च 2024 तक जो है इतनी किलोमीटर ग्रामीण सड़कें की जाएगी तैयार। अब ये आपको कहाँ पे हेल्प करेगा, तो ये आपको देखो हेल्प करेगा कि बिहार सरकार का क्या प्रयास किया जा रहा है उसमें हेल्प करेगा। ये आपका क्या है कि जो ग्रामीण सड़क है तो ग्रामीण विकास में ये सरकार का क्या प्रयास हो रहा है वहाँ भी आपका हेल्पफुल होगा। दूसरा ये कि जो आपका 7 योजनाएं हैं, आप कोई भी अगर चीज़ें आ रही है तो आप उसको जो है बिहार सरकार का जो 7 निश्चय है आप उससे जोड़ने का प्रयास करोगे तो आपके लिए हेल्पफुल होगा। ठीक है, अब इसे जो है एक बार देख लेते हैं कि इसमें बोला क्या जा रहा है। तो देखो इसमें बोला ये जा रहा है कि ग्रामीण सड़क का निर्माण किया जाएगा। मार्च 2024 तक 8,283 किलोमीटर का ग्रामीण सड़क का निर्माण किया जाएगा, और उसके निर्माण में जो है वो जियो टैगिंग की भी व्यवस्था की जाएगी, ताकि जो है वो सही ढंग से उसका निगरानी हो सके कि कहाँ पे आप ये सड़क का निर्माण हो रहा है। उन सारी चीज़ों का जो है वो जो सरकार है उसे जो है रिपोर्ट मिलता रहेगा। तो ये चीज़ यहाँ पे किया जा रहा है। तो अगर साइंस एंड टेक का जो है बात किया जाए कि साइंस एंड टेक का कहाँ पे ग्रामीण विकास में क्या यूज हो सकता है, तो वहाँ पे भी आपको ये हेल्पफुल होगा। मतलब एक टॉपिक आपको कई जगह हेल्पफुल होगा अगर आप जो है उसे सही ढंग से पढ़ें तो।
ठीक है। लेकिन इसके लिए आपको क्या है कि पहले आपको सिलेबस पता होना चाहिए। हम लोग जल्द ही आपको जो है एक डिटेल सिलेबस लेके आ रहे हैं ताकि आप सिलेबस को और अच्छे तरीके से जान सकें। तो एक आपका यहाँ पे निकल के आ रहा है जियो टैगिंग किया जाएगा रोडों का, और दूसरा निकल के आ रहा है कि मुख्यमंत्री ग्राम सड़क संपर्क योजना के तहत इसका निर्माण किया जाएगा। तो अगर ये योजना के बारे में भी आप एक दो लाइन लिख देते हैं तो भी आपको जो है आपका आंसर जो है वो इम्प्रूव हो जाएगा। और बात है कि इस योजना का आखिर उद्देश्य क्या है, तो उद्देश्य ये है कि जो राज्य के छोटे टोले और बसावत है उन्हें भी जो है वो रोड से जोड़ा जाए, ये इसका मेन उद्देश्य है। ठीक है। और इसका निरीक्षण कर मोबाइल ऐप के माध्यम से भी जो है सड़कों का चयन किया जा रहा है। तो ये सारी बातें यहाँ पे बताई गई है। और ये भी बताया गया कि इसके पहले भी जो है मतलब 4643 जो बसावट और टोले हैं उनको जो है रोड से कनेक्ट कर दिया गया है। तो ये सारे फैक्ट जो मतलब बिहार स्पेशल फैक्ट है वो आपको न्यूज़पेपर से ही मिलेगा, इसलिए आप न्यूज़पेपर को डेली फॉलो करें, ये आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होने वाला है। देखते हैं अगले आर्टिकल को। अगला जो आर्टिकल है उसमें बताया गया है कि पटना में जो है एक यात्रा और पर्यटन मेला लगने वाला है, TTF लगने वाला है। ठीक है, TTF ट्रेवल एंड टूरिस्ट फेयर करके जो है ये आपका TTF है, तो वो लगने वाला है। यहाँ पे बोला जा रहा है बिहार में पर्यटन उद्योग को बढ़ावा देने के लिए पहली बार पटना में जो है यात्रा एवं पर्यटन मेला लगाया जाएगा। कहाँ लगाया जाएगा, तो ज्ञान भवन के सम्राट अशोक कन्वेंशन सेंटर में ये आपका अक्टूबर में लगाया जाएगा। तो देखो PT पॉइंट ऑफ व्यू से तो ये आपका हो गया कि पहली बार कहाँ पे आपका यात्रा एवं पर्यटन मेला लगाया गया। ये आपका 17th जो BPSC होगा उसके प्री में भी आपका हेल्पफुल होगा। तो अगर आप अभी से प्री पढ़ते जाते हैं मतलब पेपर पढ़ते जाते हैं तो आपका प्री के लिए भी चीज़ें तैयार होता जाएगा। दूसरी बात यह है कि अगर आपको पूछा जाए कि बिहार में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए बिहार सरकार के द्वारा क्या प्रयास किए जा रहे हैं, तो वहाँ पे भी आप इस पॉइंट को लिख सकते हैं कि बिहार सरकार के द्वारा जो यात्रा एवं पर्यटन मेला का आयोजन किया गया था पटना में। ठीक है, तो आपका ये भी आप इम्प्रूव हो सकता है, अगर आप एग्जाम्पल देते हैं तो आपका फायदेमंद होगा। दूसरा कि बिहार में जो उद्योग की क्या क्या संभावनाएं हैं, अगर वो चीज़ आता है तो वहाँ पे आपको मालूम होगा कि हम लोग जब उद्योग की बात करते हैं तो बिहार में पर्यटन उद्योग भी जो एक काफ़ी बड़ा उद्योग के रूप में कार्य करता है। तो वहाँ पे भी आपका ये हेल्पफुल होगा पर्यटन उद्योग का ये पॉइंट। तो आप उस तरीके से भी इसे जो है नोट डाउन कर सकते हैं या फिर आप जो है इंक्लूड कर सकते हैं अपने आंसर राइटिंग में। अगला जो आपका आर्टिकल है उसमें बोला जा रहा है कि बिहार सिर्फ में जो है इथेनॉल उत्पादन के लिए एक यूनिट खुलेगा जिससे 1200 लोगों को मिलेगा रोजगार। अब ये देखो ये आर्टिकल आपको कहाँ कहाँ हेल्प करेगा। पहला कि बिहार सरकार के द्वारा जो है रोजगार युवाओं को रोजगार प्रोवाइड करवाने के लिए क्या क्या प्रयास किए जा रहे हैं वो। दूसरा कि बिहार सरकार के द्वारा उद्योगों का जो है क्या प्रयास किया जा रहा है, उसमें उद्योग के संवर्धन के लिए क्या प्रयास किए जा रहे हैं उसमें आएगा। तीसरा कि इसमें जो है आपको यहाँ पे अगर देखोगे तो बोला जा रहा है पर्यावरण प्रदूषित होने से बचेगा। तो पर्यावरण प्रदूषण के क्षेत्र में जो है बिहार सरकार का क्या कार्य है वहाँ पे भी ये आपका हेल्पफुल करेगा। ठीक है, तो मतलब एक आर्टिकल आपको कई जगह हेल्पफुल करेगा। अब इस आर्टिकल को हम लोग देख लेते हैं। बोला जा रहा है कि बिहार शरीफ में जो है वो 6ठा इथेनॉल उत्पादन यूनिट की स्थापना की गई है। ठीक है, कहाँ किया गया, तो बिहार शरीफ के दीपनगर थाना क्षेत्र का जो फतेहली ग्राम है वहाँ पे किया गया। हालांकि आपको प्री के लिए जो ये हेल्पफुल हो सकता है कि बिहार शरीफ की में कहाँ किया गया, मतलब बिहार के किस जिले में किया गया, तो नालंदा जिले में और बिहार शरीफ नामक जगह पे किया गया। ठीक है, जो उसका हेड मुख्यालय है वहाँ पे। लेकिन आप मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से क्या है कि आपको जो है एक तो इथेनॉल उत्पादन यूनिट का स्थापना हो रहा है वो आपके लिए फायदेमंद है। अब उसका जो लाभ है वो आपके लिए ज़्यादा फायदेमंद है। इससे क्या हो रहा है कि लगभग 1000 से 1200 लोगों को जो है बोला जा रहा है कि इससे रोजगार मिलेगा। ठीक है, कितने लोगों को, तो 1000 से 1200 लोगों को, स्थानीय लोगों को जो है इससे रोजगार मिलेगा। तो एक तो इसको बढ़ावा मिल रहा है। दूसरा कि जो आपका जो भी मकई और चावल जो है मतलब जो बेकार हो जाते हैं उन्हें जो उस या फिर जो है एक्स्ट्रा जो बच जाता है खराब जो मक्का है उन्हें, या फिर जो एक्स्ट्रा जो मक्का या चावल हो गया उसका यूज जो है इथेनॉल उत्पादन में किया जाएगा। तो एक तरीके से फूड प्रोसेसिंग के ऊपर जो है वो भी आपका यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, इथेनॉल वाले में कि मकई और चावल का क्रय जो है वो स्थानीय किसानों से किया जाएगा और इससे हजारों की संख्या में किसानों को लाभ मिलने वाला है। दूसरा क्या है कि
ये सारा जो चीज़ है, जो हाइब्रिड इंजन यहाँ पे लगाए जाएंगे जो इथेनॉल को उत्पादन करेगा, और ये सारे इथेनॉल जो है वो आपका वाहन में यूज हो सकेंगे। ठीक है, वाहन में यूज हो सकेगा, जिससे क्या है कि प्रदूषण में भी जो है वो कमी आएगा। साथ ही पेट्रोल के दामों पर भी अंकुश लगेगा और पर्यावरण प्रदूषित होने से बचेगा। फिर यहाँ पे एक चीज़ और बताया गया है कि ये सारा जो आपका इथेनॉल है वो आपका केंद्र सरकार की जो कंपनी है उसके द्वारा यहाँ पे खरीद लिया जाएगा। तो ये भी है कि इसको जो मार्केट भी इजी वे में मिल जाएगा, तो एक मार्केट मिल जा रहा है। दूसरा क्या है कि पर्यावरण के क्षेत्र में भी जो है वो प्रदूषण कम करने में भी ये हेल्पफुल हो रहा है, और रोजगार तो प्रोवाइड करवा ही रहा है, उद्योग को भी बढ़ावा मिल रहा है। तो इस तरीके से ये सारे पॉइंट को आप यूज कर सकते हैं अपने आंसर राइटिंग में। देखते हैं अगला, आगे जो है बोला जा रहा है एक योजना है, उससे ये जो है आपका आर्टिकल रिलेटेड है, और आपको मालूम होगा बीपीएससी के द्वारा जो योजना दे दिया जाता है और उसके ऊपर शॉर्ट नोट्स भी आपका लिखने के लिए बोला जा सकता है। ठीक है, तो आप कुछ है उसमें आपको ये हेल्पफुल होगा। बोला जा रहा है कि जो स्वास्थ्य मंत्रालय है उसने और जो आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय है उसके द्वारा जो है एक प्रोग्राम चलाया गया है फूड स्ट्रीट योजना करके। ठीक है, फूड स्ट्रीट योजना, इसमें क्या है कि देश के 100 जो है फूड स्ट्रीट को जो है वो चिन्हित किया जाएगा। उसमें आपका 4 जो है वो बिहार का होगा। ठीक है, बिहार के 4 जिले जो है इसमें आपका शामिल होगा। कौन कौन? तो पटना, मुजफ्फरपुर, गया और भागलपुर। इन सभी में जो है आपका एक स्ट्रीट फूड के लिए व्यवस्था की जाएगी और चिन्हित किया जाएगा, ताकि वहाँ पे स्वच्छ और सुरक्षित भोजन जो है वो मिल सके और ये प्रचलन को बढ़ावा दिया जा सके, जिसके आम लोगों को जो है सुरक्षित और स्वस्थ भोजन प्रथाओं को प्रोत्साहित किया जा सके। तो ये कार्य जो है यहाँ पे किया जाएगा। ठीक है, तो अगर आपको पूछा जाए फूड स्ट्रीट योजना के बारे में तो वहाँ पे भी आप 2 लाइन लिख सकते हैं और बिहार को भी वहाँ पे इंक्लूड कर सकते हैं। अगला आपको न्यूनतम मजदूरी से रिलेटेड कि न्यूनतम मजदूरी में जो है रोजाना 7 से 11 रुपये की वृद्धि होगी। श्रम संसाधन विभाग के द्वारा जो बैठक किया गया उसमें बोला गया। अब देखो ये भी आपका जो है वो हेल्पफुल होने वाला। अगर आपका जो है LFW है तब तो वहाँ पे आपका ये न्यूज और भी हेल्पफुल होगा। दूसरा कि बोला जा रहा है कि बिहार में न्यूनतम मजदूरी में जो है साल में 2 बार बढ़ाई जाती है। न्यूनतम मजदूरी कितनी बार बढ़ाई जाती है? 2 बार, एक अप्रैल में और दूसरा अक्टूबर में जो है ये जो नई दर है उसको लागू किया जाता है। तो ये भी आपके लिए हेल्पफुल है। अगर आपका जो है बिहार सरकार के प्रयास के बारे में बोला जाए कि न्यूनतम मजदूरी से रिलेटेड क्या प्रयास किए जा रहे हैं तो वहाँ पे भी आप ये पॉइंट को इंक्लूड कर सकते हो। यहाँ पे ये भी बताया हुआ है कि जो पुरानी दर थी वो कितना है और अब बढ़ के जो है वो कितना हो गया। तो देखो हर एक का अलग अलग है। ये आपका अकुशल जो अकुशल है उनके लिए 395 रुपीज़ पर डे हो गया, जो अर्धकुशल है 411 रुपये हो गए, जो कुशल है उन्हें 500 रुपये, अति कुशल के लिए मतलब हर एक के लिए अलग अलग यहाँ पे बता दिया गया कि कितना न्यूनतम मजदूरी मिलनी चाहिए। अगला जो आर्टिकल है वो आपका बताया हुआ है वन नेशन वन इलेक्शन से रिलेटेड। तो देखो ये एक बहुत बड़ा टॉपिक है, ठीक है, और इससे रिलेटेड फैक्ट जो आपको रेगुलर न्यूज़ में आते रहते हैं। तो आपको जो है क्या करना है कि आपको इसके ऊपर एक मतलब जहाँ भी आप नोट्स बनाते हैं वो एक बड़ा आप स्पेस वहाँ पे छोड़ दे और जो भी नया पॉइंट वहाँ पे आते जाता है उस न्यू पॉइंट को जो है आप वहाँ पे इंक्लूड करते जाएं। तो जो भी है आपका नोट्स वो इम्प्रूव होते जाएगा और सारी जो पॉइंट है वो आपका एक जगह पे मिल जाएगा। फिर आप जब मेन राइटिंग करोगे तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, तो देख लेते हैं यहाँ बोला क्या जा रहा है। तो बोला ये जा रहा है कि जो 2019 में जो है एक साथ चुनाव कराने के लिए विधि आयोग इस पर काम कर रहा है। अब इसमें क्या है, हाल फिलहाल में डेवलपमेंट जो ये हुआ है कि एक कमेटी बनाई गई है, ठीक है, एक साथ चुनाव के लिए एक समिति बनाया गया है और उस समिति के अध्यक्ष जो बनाया गया है जो पूर्व राष्ट्रपति थे आपके रामनाथ कोविंद, उन्हें जो है इसका अध्यक्ष बनाया गया है। और उसी के अंतर्गत देखा जा रहा है कि अब जो है एक आम मतदाता सूची जो है वो तैयार करने की बात की जा रही है। ठीक है, कि मतलब जो जो इशू है उन सभी के ऊपर जो है बात किया जा रहा है कि कैसे जो है हम लोग आम मतदाता सूची बनाएंगे। और चूंकि एक देश एक चुनाव अगर एक ही बार में क्या है कि सभी मतलब लोकसभा राज्यसभा जो स्थानीय निकाय हैं उन सभी में जो है एक साथ चुनाव चूंकि नहीं हो पाएगा तो फिलहाल तो उसमें क्या करना है कि हम लोग जो है जो पहला चरण होगा उसमें क्या करेंगे कि लोकसभा और विधानसभा का जो चुनाव है उसको पहले करवाया जाएगा। वो चीज़ें यहाँ पे बोली जा रही है।
कि फिलहाल जो है आयोग का काम ये है कि विधानसभा और लोकसभा का चुनाव जो है वो एक साथ करा ले, फिर बाद में आगे जो है वो किया जाएगा कि लोकसभा, विधानसभा और स्थानीय चुनाव जो है एक साथ कराया जाए। तो मतलब स्टेप बाय स्टेप चीज़ों की ओर बढ़ा जा रहा है। तो ये चीज़ें जो है आप अपने आंसर राइटिंग में इंक्लूड कर सकते हैं। ठीक है, देखते हैं आगे। आगे जो है यहाँ पे बताया गया चुनावी बॉन्ड के बारे में। ये भी एक टॉपिक रहता है आपका, इलेक्शन से रिलेटेड होता है कि इलेक्शन में जो है इलेक्शन कमीशन के द्वारा क्या क्या सुधार किया जा सकता है, तो उसमें जो है आपका चुनावी बॉन्ड आता है। तो उससे रिलेटेड यहाँ पे एक फैक्ट है, बस आपको वो याद रखना है कि चुनावी बॉन्ड की जो पहली की बिक्री है वो आपका मार्च 2018 में हुआ था। मतलब पहली बार जो है चुनावी बॉन्ड का बिक्री आपका मार्च 2018 में हुआ था, आपको ये याद रखना है। और दूसरा ये कि चुनावी बॉन्ड जारी करने के लिए जो है SBI अधिकृत बैंक है। ये दो फैक्ट आपको याद रखने हैं। तो आप बता सकते हैं कि आपको जो ये मतलब जो न्यूज़पेपर का सीरीज है आपको कैसा लगा और इसमें क्या इम्प्रूवमेंट करना चाहिए, वो सारे फीडबैक भी आप देख सकते हैं। साथ ही आपको ये भी बता दें कि इस चैनल पे आप जुड़े रहिए, आपको अभी जो है इस चैनल पे काफ़ी सारे चीज़ जो है वो आपको मेंस से रिलेटेड देखने को मिलेगा, जैसे PYP हो गया, प्रीवियस ईयर पेपर के जो भी मेंस के क्वेश्चन है आपका पिछले कुछ सालों का, वो आपको यहाँ पे करवाया जाएगा। इसके अलावा डेली आंसर राइटिंग भी आपका जल्द ही स्टार्ट करवाया जाएगा। साथ ही आपका जो न्यूज़पेपर है ये तो आपका कंटिन्यू रहेगा ही रहेगा। ठीक है, इसमें आपको कोई शक नहीं है, ये आपका कंटिन्यू रहेगा। और जो आप डेली आंसर राइटिंग करोगे वो आपको जो है उसके ऊपर भी फीडबैक दिया जाएगा। आप टेलीग्राम चैनल पे जो है स्टडी सेल्टर जो टेलीग्राम चैनल है, आप वहाँ पे आप अपने आंसर राइटिंग को अगर भेजते हैं तो उसके चेक करके जो है उस पर प्रॉपर आपको फीडबैक दिया जाएगा। साथ ही समय समय पे जो है मेंस आंसर राइटिंग को इम्प्रूव करने के लिए जो है वो आपको टिप्स भी दिया जाएगा। तो इन सारी चीज़ों को आपका लाभ मिलने वाला है, इसलिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और साथ ही अपने दोस्तों के साथ भी इसे शेयर करें ताकि उन्हें भी ज़्यादा से ज़्यादा इसका लाभ मिल सके। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू, ऑल द बेस्ट।